नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सावन वैष्णव, डायरेक्टर एंड फाउंडर सावंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जयपुर। दोस्तों, मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है सावन डिजिटल इंग्लिश ऐप। और इस ऐप के माध्यम से आप अपनी सारी की सारी पढ़ाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, ये ऐप सिर्फ इंग्लिश को डेडिकेटेड है, इसमें बाकी सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं होगा। और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपनी पढ़ाई आराम से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश पढ़ना कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप सभी ने इंग्लिश तो बहुत पढ़ी है, अलग अलग ढंग से पढ़ी है। और आपके इंग्लिश की शुरुआत मेरे ख्याल से, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो शुरुआत कहाँ से हो गई थी? छठी क्लास से हो गई थी। और उसके बाद देखिए, इंग्लिश पढ़ते गए और आप कहाँ तक पहुँच गए? कॉलेज तक पहुँच गए। और कॉलेज तक आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट विषय नहीं माना जाता था। ठीक है। अब जब आप कॉलेज पूरा करने के बाद कंपटीशन में आए तो वहाँ इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल हो गया। इंग्लिश के बगैर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हो ही नहीं सकता। फिर आप पर क्या आ गया? प्रेशर आ गया। अब चूँकि आप पढ़ाई में बहुत आगे निकल गए, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया, आपका पीजी पूरा हो गया, लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत पीछे रह गई। अब देखिए, उसी इंग्लिश को उस लेवल तक लेके आना है जहाँ से आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके शुरू होते हैं। अब वहाँ तक लाने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो देखिए, इंग्लिश यदि साथ साथ आ जाती है आपके कॉलेज तक, जिस लेवल तक आप पहुँच गए, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आती। आप सीधा क्या करते? सिलेबस को चुनते और वहाँ से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर देते। लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी सिलेबस को देखकर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे रह गई। तो देखिए, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसे। तो देखिए, इंग्लिश सब लोगों ने पढ़ी है। अब देखिए, इंग्लिश की शुरुआत कैसे की आप लोगों ने? तो देखिए, नॉर्मली बताता हूँ, इंग्लिश की शुरुआत होती है टेंसेस से शुरू होती। कभी भी आप पढ़िए, शुरुआत कहाँ से? टेंस से होती। उसके बाद देखिए क्या पढ़ते हैं? एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं नरेशन पढ़ते हैं। तो इस तरह से 4-5 टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं। और 4-5 टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश का कोर्स पूरा हो गया है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। इंग्लिश असल में सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए, लैंग्वेज और महारत हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। इसके प्रति डेडिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, थोड़ा सीरियस होकर आप, डेडिकेट होकर आप यदि इंग्लिश को पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और आपको असफलता का मुंह इस इंग्लिश की वजह से नहीं देखना पड़ेगा। अब इंग्लिश कैसे पढ़नी है, इसकी शुरुआत कैसे होगी? तो देखिए, वैसे कहावत है इंग्लिश में, वेल बिगन इज हाफ डन। किसी भी कार्य की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो आधा काम तो आपका हो जाता है। और आधे काम में क्या करेंगे? आप अपनी मेहनत करेंगी मेरे साथ मिलकर। तो देखिए, मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगा, आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे, और दोनों मिलकर यदि अपन काम करेंगे तो बहुत लंबी दूरी तय करेंगे। तो देखिए, मेहनत आपको भी करनी है, मेहनत मुझे भी करनी है। ठीक बात है। और ऐसे दोनों मिलकर कर लेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट आने लग जाएगा। तो देखिए, इंग्लिश की शुरुआत कैसे करनी है? तो पहले पता करना पड़ेगा कि इंग्लिश के बेसिक्स क्या है, इंग्लिश की शुरुआत करनी कहाँ से होगी। और यही बात यदि समझ में आ गई, इंग्लिश का यदि आपने बैकबोन मजबूत कर लिया तो आपकी इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी। तो असल में इंग्लिश है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा आपका। और ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो देखिए, फिर कितना इजी से इजी मामला होता चला जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्या है देखिए, तो आज इसको अपन पढ़ना शुरू करते हैं और मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहिए। और जो भी वीडियो आप देखें, मेरे वीडियो कम से कम आप उसे स्किप नहीं मारें, आप पूरा वीडियो देखेंगे। और यदि स्किप मारते तो उसमें बहुत सारी बातें आपकी मिस हो जाएगी, और बातें मिस होने का मतलब आपका लिंक टूट जाएगा। और एक बार लिंक टूटा तो फिर इंग्लिश पकड़ के बाहर हो जाएगी आपकी। तो आप पूरा वीडियो देखें, ईमानदारी से देखें, फिर देखिए आपकी मेहनत कैसे रंग लेके आती है। और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ सावन डिजिटल इंग्लिश ऐप में, अभिनंदन करता हूँ। और ये ऐप बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, बहुत सारा बदलाव आपकी लाइफ में आ सकता है। तो अब आ जाते हैं बिना समय बर्बाद किए इंग्लिश कैसे पढ़नी है। तो देखिए, इंग्लिश क्या है? देखिए, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है।
तो देखिए इंग्लिश क्या आपकी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा होता है। देखिए एक वर्ड और होता है इसके जैसा का जैसा, क्या लिखा है, देखिए डायलेक्ट लिखा है। तो देखिए इंग्लिश क्या आपकी भाषा है, एक वर्ड क्या लिखा मैंने, डायलेक्ट लिखा। अब देखिए लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। तो मुझे बताइए व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन भाषा एंड बोली, अंतर आपको पता है? तो देखिए जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, क्या करते हैं, बोली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी चीज़ों को लिखा नहीं जा सकता। और हम इंसान लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, देखिए बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। तो इसका मतलब ये बोली किसकी होती है, तो देखिए बोली सबकी हो सकती है, लेकिन बोली का रूप एक ही हो सकता है, क्या? तो देखिए बोली को सिर्फ बोला जा सकता है, ठीक बात है, क्योंकि देखिए जानवर जो बोलते हैं करते हैं तो उनको लिखा नहीं जा सकता। हमारी भी ऐसी बहुत सारी बोलियां जिनको आप लिख नहीं सकते, ठीक है। और भाषा के दो रूप होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए भाषा के दो रूप क्या क्या, तो देखिए भाषा के दो रूप होते हैं, स्पोकन और क्या होता है आपका रिटन होता है, ठीक बात है, लिखित रूप और बोले जाने वाला रूप। तो स्पोकन का मीनिंग बोलने का सिस्टम, और रिटन का मीनिंग क्या, लिखने का सिस्टम हो गया। अब देखिए किसी भी भाषा को यदि आपको बोलना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो किसी भाषा या बोली को बोलना सीखना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी शुरुआत आपकी घर से हो जाती है। घर से मतलब क्या हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आपके घर से हो जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर, माहौल से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो देखिए जैसा आपका माहौल है वैसा आप बोलना सीख लेते हैं। तो कभी देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ मारवाड़ी बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, और कभी कभी देखा कुछ बच्चे गालियाँ बोलते हैं। बताओ गालियाँ उन्होंने कहाँ सीखी, अभी गालियाँ सीखी उन्होंने माहौल से सीखी है, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल जाकर नहीं सीखी उन्होंने। अब जैसा माहौल है वैसा बोलना आ जाएगा। तो देखिए हमारे विद्यार्थियों को नॉर्मली इंग्लिश बोलना नहीं आता, वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी इंग्लिश को सुना ही नहीं, और जब सुना नहीं है तो बोलना नहीं आ सकता। तो स्पोकन का संबंध किससे होता है, आपका माहौल से होता है, एटमॉस्फेयर से होता है, ठीक है। अब जरा देखिए इंग्लिश के भाषा के लैंग्वेज के क्या होते हैं, चार स्तंभ होते हैं, क्या क्या होते हैं जरा देखिए। तो देखिए भाषा के चार स्तंभ होते हैं, क्या क्या होता है, देखिए एल एस आर और डब्ल्यू। अब देखिए इस एल का मतलब क्या होता है, तो देखिए एल का मतलब होता है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है कानों की शुरुआत हो जाती है, यदि आपके कान दुरुस्त है तो क्या होता है, आपका लिसनिंग शुरू हो जाती है। अब देखिए जैसा सुनेंगे वैसा क्या करेंगे, आप बोलेंगे। एस का मतलब क्या हो गया, तो देखिए एस का मतलब हो जाएगा स्पीकिंग, हो जाएगा आपका, क्या होगा, स्पीकिंग। और आर का मतलब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा रीडिंग हो जाएगा। और फिर लिखा डब्लू, इसका मतलब हो जाएगा राइटिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए राइटिंग हो गया। तो देखिए चार स्तंभ हो गए हमारे पास, एल एस आर और क्या होगा आपका डब्लू हो गया। अब देखिए जो दुनिया में आएगा वो सुनेगा कुदरती, और क्या करेगा, वो बोलेगा। तो देखिए जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। तो ये जो दो चीजें आपकी हैं कौन कौन सी, तो देखिए लिसनिंग और स्पीकिंग ये तो सबकी होगी, जो दुनिया में आएगा वो सुनेगा भी और बोलेगा भी। और बोलेगा क्या चीज़, जो सुनेगा वो बोलेगा, जैसा माहौल होगा वैसा सुन लेगा। अब बात है दो चीज़ों की, देखिए रीडिंग और राइटिंग, ये दोनों चीज़ें हर किसी के लिए नहीं होती। तो देखिए एल और एस तो सबके लिए होती है जो दुनिया में आता है, लेकिन ये जो आर और डब्ल्यू है ये हर किसी के लिए नहीं होता है। ये अगला स्टेप है और इसका सिस्टम दूसरा होता है। तो देखिए हमारा सिस्टम क्या होगा स्पोकन में, जैसा सुनोगे वैसे क्या होगा आपका बोलोगे। और वैसे भी कहते हैं यदि आपको बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो बहुत बढ़िया श्रोता बनना पड़ेगा आपको। तो बहुत अच्छा श्रोता ही बहुत बढ़िया क्या बन सकता है, आपका वक्ता बन सकता है। तो जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं। तो देखिए स्पोकन कैसे आ जाएगा, आपका माहौल से आ जाएगा।
और लिखना कभी भी माहौल से नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है ये। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मल एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो रिटर्न के लिए क्या होगा, देखिए इसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब कि औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। अब देखिए औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका स्क्रिप्ट होता है। अब देखिए स्क्रिप्ट का मतलब दो होता है, एक तो इसका मीनिंग होता है पटकथा। तो देखिए आप मूवी जब देखते हैं उसमें जो कहानी चल रही होती है क्या होती है, आपकी स्क्रिप्ट होती है, दैट इज पटकथा होती है। और जब भाषा की बात करेंगे तब इसका मीनिंग क्या होगा, लिपि होता है, और क्या होता है इसका मतलब पटकथा होता है। तो देखिए हमारा संबंध अभी किससे होगा, आपका लिपि से होगा। और जानते हैं इंग्लिश की लिपि क्या होती है, तो देखिए इंग्लिश की लिपि होती है आपकी रोमन स्क्रिप्ट होती है, क्या होती है, रोमन स्क्रिप्ट होती है, ठीक बात है। और द स्क्रिप्ट में क्या होता है आपका, देखिए इसमें होते हैं आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट। और देखिए अल्फ़ाबेट में क्या होता है, और देखिए अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। और वर्णमाला एक भाषा में एक ही हो सकती है, जैसे हिंदी की वर्णमाला क्या होती है आपकी, तो देखिए हिंदी की लिपि क्या होती है आपकी, यहाँ क्या वर्णमाला होती है, तो वो लिखी जाती है आपकी देवनागरी में। और इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, आपकी रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए इसे ज़रा। तो देखिए अल्फ़ाबेट में क्या होता है, इसमें होते हैं लेटर्स। अब देखिए लेटर्स होते हैं कितने बेसिकली, तो देखिए हिंदी की बात करें तो अलग चीज़ है, इंग्लिश की बात करें तो अलग चीज़ है। तो देखिए हिंदी में टोटल होते हैं 52 और इंग्लिश में कितने होते हैं आपके लेटर्स, ये होते हैं 26। ये कितने होते हैं आपके 26 क्या होते हैं आपके A to Z होते हैं। तो देखिए ये सारी की सारी बातें आपने अभी समझी। तो देखिए इंग्लिश क्या होगी, लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, डायलेक्ट क्या होती है आपकी बोली होती है जो स्पोकन होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, रिटन और स्पोकन। स्पोकन सीखना है तो माहौल चाहिए, और लिखना है तो फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका स्क्रिप्ट होगा जो क्या होगी आपकी लिपि होगी। और इंग्लिश की लिपि क्या होती है आपकी रोमन स्क्रिप्ट होती है। इसमें होते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में होते हैं लेटर्स, कितने होते हैं 26 जो क्या होते हैं A to Z होते हैं। ये सारी बातें आपने समझी, ठीक बात है। अब देखिए जो लेटर हैं इनसे मिलकर क्या बनेगा, देखिए अब देखिए लेटर प्लस लेटर से मिलकर बने क्या बने आपका वर्ड बनेगा। तो देखिए लेटर प्लस लेटर से क्या बनेगा आपका वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा। अब देखिए शब्द बनने के लिए कम से कम कितने लेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो देखिए वैसे कम से कम 2 अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है शब्द बनने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, एक ही लेटर से आपका शब्द बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये दो चीजें आपकी, एक तो आई और एक क्या होगा आपका आर्टिकल ए, ये दो क्या है, शब्द है अपने आप में पूरे। ये शब्द कब होंगे, तो आई तो हमेशा शब्द ही होता है जिसका मतलब होता है मैं और मैंने होता है, और ए जब आर्टिकल है तो क्या होगा, हमेशा ये शब्द होगा, ठीक है। तो देखिए लेटर से मिलकर क्या बना आपका वर्ड बना। अब देखिए अब देखिए वर्ड प्लस वर्ड से क्या बनेगा आपका सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो देखिए सेंटेंस क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, यहीं से आपकी समझ की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। तो सेंटेंस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, कोई सी भाषा हो उसमें सेंटेंस क्या होता है आपका सबसे बड़ी यूनिट होती है। अब देखिए सेंटेंस क्या होता है आपका सबसे बड़ी यूनिट होगी, अब देखिए सेंटेंस से छोटा क्या हो सकता है आपका, तो देखिए सेंटेंस से छोटा होता है आपका क्लॉज। क्लॉज से छोटा क्या हो सकता है, देखिए
फ्रेज, फ्रेज से छोटा क्या हो सकता है, देखिए वर्ड, और वर्ड से छोटा क्या होगा आपका लेटर होता है। तो देखिए ये क्रम चलता है आपका सिस्टम का। तो देखिए सेंटेंस सबसे बड़ी यूनिट हो गई, फिर क्या होगा आपका क्लॉज, फिर क्या होगा फ्रेज, फिर हो गया वर्ड, और फिर क्या होगा लेटर। और देखिए लेटर क्या होती है आपकी सबसे छोटी का ही होती है भाषा की, और सबसे बड़ी क्या होती है आपकी सेंटेंस होती है। अब देखिए इसको उल्टा क्रम फॉलो करें तो देखिए सबसे छोटा क्या होता है आपका लेटर, लेटर से बड़ा क्या होगा आपका वर्ड, वर्ड से बड़ा क्या क्लॉज, और क्लॉज से बड़ा क्या हो गया आपका सेंटेंस हो गया। ये क्रम आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फोकस कहाँ होगा, देखिए सेंटेंस पर होगा, क्योंकि सेंटेंस से ही सारा का सारा सिस्टम क्या होगा आपका शुरू हो जाएगा, वहीं से आपकी समझ क्या होगी शुरू होगी। अब देखिए सेंटेंस क्या होती है आपकी सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखिए सेंटेंस शुरुआत करेंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या होती है हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है, क्या होती है बिगेस्ट यूनिट होती है भाषा की। क्या होती है, देखिए भाषा की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है आपकी सेंटेंस होती है। अब देखिए सेंटेंस में होते क्या है, तो देखिए सेंटेंस में क्या होते हैं आपके वर्ड्स होते हैं, और देखिए वर्ड्स का अपना क्रम होता है, क्योंकि इनको सही क्रम में लेके नहीं आते तो सेंटेंस आपका नहीं बन पाएगा। वर्ड सही क्रम में तो ही सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज संभव ही नहीं है। तो देखिए जितने भी वर्ड्स हैं इनका अपना क्या होता है क्रम होता है, और वो क्रम क्या होता है देखिए तो क्रम क्या होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब, और क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए बेसिक चीजें होती है सेंटेंस बनने के लिए, क्या क्या हो गया देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए बेसिकली ये होना चाहिए आपका SVO। अब देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, तो देखिए हिंदी में इसे क्या बोलते हैं कर्ता। अब देखिए कर्ता का मतलब क्या काम करने वाला हो गया। अब ये कर्ता बनता कौन है, तो देखिए कर्ता बनने के लिए कौन चाहिए आपको पता है, तो देखिए सब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए आपको नाउन, या फिर क्या चाहिए आपको प्रोनाउन चाहिए, उसके बगैर आपका सब्जेक्ट बन सकता ही नहीं। उसके बाद देखिए वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है, जो क्या होती है एक्शन होती है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्म होता है। क्या होता है देखिए कर्म होता है। अब देखिए कर्म बनेगा कौन, तो आप समझ गए मेरे ख्याल से। तो देखिए सेंटेंस में क्या होते हैं आपके वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का क्रम क्या होना चाहिए आपका SVO होना चाहिए। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होगा आपका नाउन या प्रोनाउन हो गया, वर्ब क्या होगी आपकी एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका फिर नाउन या प्रोनाउन होगा। इट मींस सेंटेंस यदि आपको बनाना है तो देखिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, एक तो नाउन को पढ़ना पड़ेगा, एक आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन को, तीसरा क्या होगा एक्शन को पढ़ना पड़ेगा, मतलब वर्ब को पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों के यदि आपने पढ़ लिया तो आपका सेंटेंस बनाना आपको आ जाएगा, और सेंटेंस बनाना आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए। तो सेंटेंस में तीन बातें होगी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए जितने भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, अब देखिए जितने भी वर्ड्स हैं उनका अपना क्रम तो होता ही है। क्या क्या होता है क्रम, सब्जेक्ट बन के आता है, वर्ब बन के आता है, क्या बन के आता है आपका ऑब्जेक्ट बन के आता है, ठीक है। अब देखिए जितने भी वर्ड्स हैं इनका अपना क्या होता है एक तो देखिए हर शब्द का अपना क्या होता है एक नेचर होता है। नेचर से मतलब क्या हुआ, हर शब्द का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक बात है। अब देखिए हर शब्द का अपना क्या होता है एक फंक्शन होता है, और देखिए जितने भी शब्द हैं उन शब्द की क्या होती है एक पोजीशन होती है।
तो देखिए हर शब्द का अपना क्या होता है, एक नेचर, हर शब्द का अपना क्या होता है, एक फंक्शन होता है, और हर शब्द की अपनी क्या होती है, पोजीशन होती है। तो देखिए शब्दों का मीनिंग आपने समझ लिया, शब्दों का फंक्शन आपने समझ लिया, और शब्दों की दी आपने समझ ली पोजीशन, तो आपका सेंटेंस अपने आप बनने लग जाएगा। ये अपने आप नहीं बनेगा, ये बनेगा शब्दों के नेचर के अकॉर्डिंग टू, शब्दों के फंक्शन के अकॉर्डिंग टू, शब्दों के पोजीशन के अकॉर्डिंग टू। अब देखिए आपको समझना क्या बेसिकली, तो आपको समझना है शब्दों का मीनिंग मतलब नेचर, क्या समझना है फंक्शन, और क्या समझना है आपको शब्दों की पोजीशन समझनी है। अब देखिए शब्दों का समझना आपको नेचर, फंक्शन और क्या पोजीशन, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, तो देखिए शब्दों का नेचर, फंक्शन, पोजीशन समझने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, तो देखिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है आपको ग्रामर बुक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, ग्रामर बुक। और ग्रामर बुक यदि आपको बढ़िया मिल जाती है, आपके समझ में लग जाती, तो फिर बहुत बढ़िया बात, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती, दैट इज वेल एंड गुड। और मान लो बुक अपने आप आपके समझ में नहीं आ रही है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको आवश्यकता पड़ती है किसकी, अब या टीचर बोल सकते हैं आप, ट्यूटर बोल सकते हैं आप, मेंटर बोल सकते हैं, फिर आप बोल सकते हैं एजुकेटर, कोई बोल सकते हैं। तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, ट्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, ट्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक बात है। देखिए ग्रामर बुक आपको बढ़िया मिल गई, ट्यूटर आपको बढ़िया मिल गया, तो बहुत लंबी दूरी तय करेंगे। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मली गलती होती है हमारे स्टूडेंट से, क्या होती है, देखिए ये स्पेलिंग गलत होती है। क्या लिखते हैं वो, GRAMMER लिखते हैं, ग्रामर ER से नहीं होता है। स्पेलिंग कैसी होती है, हमेशा AR से होती है, ग्रामर से होती है। अक्सर गलती हो जाती है। स्पेलिंग गलती किसमें होती है, ट्यूटर। अब देखिए ट्यूटर वर्ड कैसे हुआ, तो देखिए हम लोग एक स्पेलिंग देखते हैं नॉर्मली, तो देखिए ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए TUTION या फिर TUITION होती है। तो देखिए ट्यूशन की स्पेलिंग होती है, ये तो है रॉन्ग, ये सही स्पेलिंग है, TUITION होती है। ठीक बात है। अच्छा इसी से क्या बना, आपका ट्यूटर बना। तो बताओ ट्यूटर की स्पेलिंग क्या होगी, अब देखिए हमारा स्टूडेंट क्या बोलता है कि जब ट्यूशन में आई है तो ट्यूटर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए ट्यूटर की ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये स्पेलिंग क्या आपकी सही है। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए आप, क्योंकि स्पेलिंग से जुड़े प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, और ये बेसिक चीज़ें पता होना बनता है और होना चाहिए भी। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, तो बात क्या, अभी ग्रामर बुक और क्या हो गया आपका ट्यूटर दोनों बढ़िया मिले, तो क्या करेंगे, आपका बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए ट्यूटर आपको पढ़ाएगा कैसे, तो क्या आपकी मर्जी से पढ़ाएगा या ट्यूटर की मर्जी से पढ़ाएगा, या सिलेबस फॉलो करेगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन। तो देखिए ना तो पहले दिन सिलेबस को फॉलो किया जा सकता है, नहीं यहाँ पे गुरुजी अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, और नहीं गुरुजी आपके हिसाब से पढ़ाएंगे। जिस तरह से इंग्लिश बनी हुई है उसकी तरह से पढ़ाना पड़ेगा, पर जिस तरह से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ है उसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। और वैसे यदि आपने पढ़ लिया तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, इस बात का मैं गारंटी ले सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है इस बात का। तो बी सिस्टमेटिक, बी डेडिकेटेड, फिर देखिए इंग्लिश कैसा नहीं आएगी, उसे आना पड़ेगा। और सावन डिजिटल इंग्लिश ऐप का फॉलो करिए, उसमें बहुत सारा मैटर दिया हुआ है, उसको यदि आपने एक बार कर लिया सीरियसली, तो मैं दावा करता हूँ आप इंग्लिश में असफल नहीं होंगे, क्योंकि सारा का सारा मैटर एग्जाम के अकॉर्डिंग टू दे रखा है। पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं सारे सॉल्यूशन के साथ दे रखे, और मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। तो वह हर चीज़ छोटा बड़ा जो भी कुछ भी सारा क्या होगा, उसमें वीडियो का सिस्टम होगा उसमें, और वीडियो बहुत जल्दी समझ में आते हैं बच्चों के जब वो देखते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, ग्रामर बुक और क्या होगा आपका ट्यूटर। अब ट्यूटर आपको पढ़ाएगा, तो देखिए गुरुजी कैसे पढ़ाएंगे। अब गुरुजी के पढ़ाने का तरीका होना चाहिए कि शब्दों का आपको समझना है नेचर, क्या समझना है आपको फंक्शन, और क्या समझना है आपको पोजीशन। तो शब्दों का नेचर, फंक्शन, पोजीशन समझने के लिए क्या चाहिए आपको, ग्रामर बुक चाहिए और ट्यूटर चाहिए। अब ट्यूटर आपको पढ़ाएगा, अब कैसे पढ़ाएगा जरा देखिए। तो शब्दों का समझना है आपको नेचर, फंक्शन और क्या समझना है, पोजीशन समझना है। तो उसके लिए क्या पढ़ाएंगे, देखिए
उसके लिए क्या पढ़ाएंगे, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, शब्द भेद होता है। और शब्द भेद का मतलब होता है शब्दों का नेचर समझना, शब्दों का फंक्शन और शब्दों की पोजीशन समझना होता है। तो देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में से बोलते हैं शब्द भेद। अब बताओ शब्द भेद होते कितने हैं? तो देखो कोई सी भी भाषा आप उठा कर ले लीजिए, किसी भी भाषा के पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, टोटल 8 ही होते हैं। कितने होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। किसी भी भाषा को देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा, देखिए जानना पड़ेगा। तो देखिए सेंटेंस शुरू करने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट बनता कौन है, आपका नाउन या फिर क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है। तो हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, आपको नाउन की। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा, आपका नाउन ही बनेगा। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे क्या बोलेंगे आप, संज्ञा बोलेंगे। ठीक बात है। अब देखिए संज्ञा जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या बनेगा, ये कभी तो बनेगा आपका देखिए सब्जेक्ट, कभी क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक बात है। अब देखिए नाउन नहीं है तो फिर क्या होगा आपका, क्या होगा, देखिए प्रोनाउन होगा। तो दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। पहले आवश्यकता किसकी, नाउन की होती है। नाउन नहीं है तो फिर क्या चाहिए आपको, प्रोनाउन चाहिएगा। ठीक बात है। तो इन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। अब देखिए सर्वनाम भी क्या बनते हैं आपके सेंटेंस में, या तो बनेगा सब्जेक्ट, यहाँ क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो नाउन या प्रोनाउन मिलकर क्या बनते हैं आपके सब्जेक्ट, यहाँ क्या बनेंगे आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक बात है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, देखिए इन्हीं नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या होता है, तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। इसी का बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। इसका मतलब क्या, विशेषण होता है। अब देखिए एडजेक्टिव का अपना स्वतंत्र यूज नहीं है। जब तक नाउन प्रोनाउन नहीं होगा तब तक आपका एडजेक्टिव काम नहीं कर सकता। इट मीन्स ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनेगा पता है आपके, ये तीनों चीजें मिलकर यहां तो बनेंगे सब्जेक्ट, यहाँ क्या बनेगा आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके इन तीनों से मिल जाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किससे मिलेंगे, नाउन प्रोनाउन, और कैसे मिलेंगे आपको, एडजेक्टिव से मिल जाएंगे। अब क्या चाहिए आपको, देखिए सेंटेंस का बीच वाला पार्ट क्या होती है आपकी, वर्ब होती है। और वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जिसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोला जाता है। अब जब आप काम करेगा तो देखिए कर्ता क्या करता है, काम करेगा। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता क्या करेगा, काम करेगा। और जब काम करेगा तो काम करने का ढंग भी उसका होगा। तो देखिए जब काम करेगा तो काम करने का ढंग क्या हो गया, क्या होगा, देखिए आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो देखिए एडवर्ब तभी काम करेगा जब वर्ब होगी, अदरवाइज एडवर्ब काम नहीं कर सकता। तो देखिए जब तक नाउन प्रोनाउन नहीं है तब तक एडजेक्टिव नहीं है, और वर्ब नहीं है तो आपका एडवर्ब नहीं है। तो क्या होगा, देखिए ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे आपके, वर्ब। तो देखिए सेंटेंस के तीनों पार्ट आपको इन्हीं से मिल गए। क्या क्या मिल गया, देखिए सब्जेक्ट मिल गया आपको, वर्ब और क्या मिला आपको, ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक बात है। अब यहाँ आने के बाद क्या होता है आपका, देखिए सेंटेंस एक बार पूरा हो जाता है। अब देखिए वाक्य पूरा होने के बाद क्या होता है, तो सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन आते हैं या सेंटेंस में शब्द आप यूज करते हैं, उन शब्दों के बीच में क्या होता है आपका संबंध होता है। तो वाक्यों में आने वाले शब्दों के बीच में संबंध होता है, वो संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, प्रीपोजिशन होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, कारक होते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मली कारक बोलते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन भाषा की बहुत अहम कड़ी होती है। तो देखिए जहाँ प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए वहाँ आप नहीं करते हैं, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ आप करते हैं, या फिर यूज करना होता है कोई और यूज कर लेते हैं कुछ और। तो इसमें गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। किसमें, स्पेशली प्रीपोजिशन में। बहुत लंबा टॉपिक है और काफ़ी जटिल टॉपिक है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से यदि आप पढ़ते हैं तो गलतियाँ होना अपने आप बंद हो जाएगी। बस प्रैक्टिस मांगता है थोड़ा सा, ये ध्यान दीजिए आप।
अब देखिए प्रीपोजिशन यूज करने के बाद सेंटेंस में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती। सेंटेंस क्या होता है आपका पूरा हो जाता है। अब देखिए सेंटेंस पूरा होने के बाद फिर क्या होता है, देखिए वाक्य पूरा होने के बाद या वाक्य जब आपको बनाने आ गए तो क्या करते हैं आप उन वाक्यों को आपस में जोड़ना चाहते हैं। क्या करते हैं, उन्हें आपस में जोड़ना चाहते हैं। और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द फिर क्या होंगे आपके, तो उन्हें बोला जाता है कंजंक्शन। क्या बोलते हैं इसे, कंजंक्शन बोला जाता है। ये होता क्या कंजंक्शन, ये तो देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, संयोजक बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, संयोजक बोला जाता है। तो वाक्यों के बीच में संबंध बताकर उनको आपस में जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं आपके, कंजंक्शन होते हैं। ये भी भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ध्यान दीजिए। अच्छा, कंजंक्शन आने के बाद क्या हुआ, फिर हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, भाषा पूर्ण रूप में आ जाती है। अब देखिए भाषा जब पूर्ण हो गई, भाषा अपने पूरे रूप में आ गई, तो फिर क्या होता है, भाषा में जो अचानक अनुभूतियाँ होती हैं, अचानक जो फीलिंग्स कई बार डेवलप होती हैं, उनको आप कैसे व्यक्त करते हैं। तो सडन फीलिंग्स को व्यक्त करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसको भी भाषा में महत्व दिया गया है और उसको क्या बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विस्मय कहा जाता है। तो वैसे क्या बोलते हैं इसे, विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं, विस्मय बोल सकते हैं। इस तरह से टोटल कितने हो गए आपके, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। कितने हो गए, 8। और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को यदि आपने सीरियसली समझ लिया तो बहुत सारा काम आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए हम लोग नॉर्मली कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते समय इन सारी चीज़ों को पढ़ते ही नहीं। हम या तो पहले दिन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, या फिर पहले दिन किसी बीच में टॉपिक को उठा लेते हैं। ऐसे काम नहीं हो पाएगा। बी सिस्टमेटिक। अब इंग्लिश को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना शुरू कर दिया तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को बीच में से मत उठाइए। अब देखिए जो 8 बातें मैंने लिखी, इसमें टेंस का भी जिक्र नहीं, लेकिन आप शुरुआती कहाँ से करते हैं, आप टेंस से शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए कहीं एक्टिव पैसिव का जिक्र नहीं है, आप शुरुआत कहाँ से करते हैं, एक्टिव पैसिव से करते हैं। इसमें देखिए 8 बातों में नरेशन लिखा नहीं है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लिखा ही नहीं है, फिर भी आप शुरुआत वहीं से करते हैं। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, तो बीच में से काम नहीं होगा। देखिए वही नींव बनानी पड़ेगी, बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, कंगूरा बन सकता है। ऑल ऑफ सडन बिल्डिंग नहीं बना सकते आप। और देखिए बिल्डिंग को बनाने से पहले आपको मनी इन्वेस्ट बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, और सोचोगे तो काम हो जाएगा। तो कितनी बातें होगी, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अब मुझे ये बताओ कितने टोटल टॉपिक होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा इंग्लिश का। उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए टोटल टॉपिक कितने होते हैं, तो देखिए टोटल टॉपिक करीबन इंग्लिश में होते हैं आपके 30-32 टॉपिक होते हैं। कितने होते हैं, अब वो कौन कौन से 30-32 टॉपिक है मैं आपको सारा का सारा समझाता हूँ अभी। तो यही है इंग्लिश का पूरा सिलेबस। इंग्लिश को आपको पढ़नी कैसे, हाउ टू स्टडी इंग्लिश, उसी की बात मैं कर रहा हूँ अभी आपके लिए। तो इन 8 के अलावा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए इस 8 के अलावा आप और क्या क्या पढ़ेंगे, और बाकी बातें कहाँ से निकलेगी आपके, इस वर्ब में से निकलेगी, जब वर्ब पढ़ेंगे तब। अब देखिए क्या होगा आपका, अब जब वर्ब पढ़ेंगे उसमें से क्या क्या निकलेंगे आपके टॉपिक, वो देखिए आप। इसमें से क्या क्या टॉपिक निकलेंगे वो देखिए। देखिए वर्ब को पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपका इसमें से क्या निकलेगा, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपका इसमें निकलेगा टेंसेस। और टेंसेस कितने होते हैं आपको पता है, और टेंसेस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं काल बोलते हैं, नॉर्मली हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, एक तरह से क्या है, समय होता है आपका, ठीक बात है। अब देखिए टेंसेस कितने होते हैं आपको पहले से पता है। तो देखिए पहला टेंस क्या होता है आपका, तो देखिए पहला टेंस क्या होता है आपका पास्ट, फिर क्या होता है आपका प्रेजेंट, फिर क्या होता है आपका फ्यूचर होता है। अब देखिए इनके बारे में आपको जानकारी होगी पहले से मेरे ख्याल से। तो देखिए जो पास्ट टेंस से पहला होता है, वैसे हम लोग बोलते हैं क्या, पहले प्रेजेंट बोलते हैं, लेकिन पहले प्रेजेंट होता नहीं है। असल में क्या होता है आपका पहला टेंस पास्ट टेंस होता है।
अरे भाई हमारा पास्ट है तभी आज प्रेजेंट है, और पास्ट नहीं होता तो प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा जो जन्म हुआ कहाँ, प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ है? तो जन्म हमारा पास्ट में हुआ, इट मीन्स पास्ट इंपॉर्टेंट है बजाय किसके भी, प्रेजेंट के। और देखिए पास्ट के 4 टुकड़े होते हैं, प्रेजेंट के 4 क्लासिफिकेशन, फ्यूचर क्या होते हैं आपके 4 क्लासिफिकेशन। तो 4 क्या होते हैं प्रेजेंट, 4 ही क्या होते हैं आपके पास्ट, 4 ही क्या होते हैं आपके फ्यूचर। कुल मिलाकर कितने टेंस बन जाते हैं आपको पता है? 12 टेंस बन जाते हैं, जो आप अक्सर कहते हैं। अच्छा देखिए टेंस पढ़ने के बाद फिर क्या होगा आपका, जरा देखिए। तो जो टेंस आप पढ़ते हैं, अब देखिए टेंस कितना टाइम पढ़ते हैं आप, कितना टाइम देते हैं इसको? तो देखिए नॉर्मली टेंस पढ़ने के लिए आपको करीबन 1 महीना लगता है, और 1 महीना तब लगेगा जब आप कहीं बीच में से टॉपिक को उठाएंगे। तो देखिए टेंस बहुत लंबा टॉपिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी 1-1.5 महीना आप इसको पढ़ रहे होते हैं। और देखिए टेंस को पढ़ने के बाद भी टेंस पे आने वाले प्रश्न आपसे हल नहीं होते। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, प्रॉब्लम तो है, डिफिकल्टी तो है, या तो समझने में डिफिकल्टी है या काम करने में डिफिकल्टी कहीं ना कहीं तो है। ठीक है, अब फिर हमारे जो मित्र लोग होते हैं क्या बोलते हैं, कहते हैं इंग्लिश को पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ, इंग्लिश को पढ़ना चाहिए रूल्स के साथ। तो कुछ कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ कैसे रूल्स के साथ। अब देखिए कौन से तो कॉन्सेप्ट है, कौन से रूल्स है, मेरी आज दिन तक समझ में नहीं आया। अरे जब इंग्लिश ही नहीं आती है तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट और रूल्स कैसे काम करेंगे? ये कब काम करेंगे? जब आपको जो बेसिक इंग्लिश है वो आने लग जाएगी, तब आपका जो रूल्स और कॉन्सेप्ट है काम करने लग जाएंगे। तो रूल्स और कॉन्सेप्ट कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इनको अलग अलग सुनकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और देखता हूँ मैं कई बार यूट्यूब पे है इंग्लिश के किलर कॉन्सेप्ट्स। अब मुझे नहीं पता किलर कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं। आप 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लीजिए, पूरी अंग्रेजी आपको आ जाएगी। आप मुझे 2 घंटे दे दो, आप मुझे 5 घंटे दे दो, मैं आपको 200 में से 200 नंबर दिलवा देता हूँ, है 50 में से 50 दिलवा देता हूँ। अरे भाई साहब ये क्या मचा रखा है? ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसलिए इस माया जाल में नहीं फंसे, ये सब गड़बड़ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुझे 30 साल हो गए अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते, मुझे इसका शॉर्टकट कभी नजर ही नहीं आया। खूब विचार किया इस पर, खूब मनन किया, खूब मेडिटेशन किया, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट समझ नहीं आया। और फिर भी हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं, शॉर्टकट करता है। तो शॉर्टकट से एक बार बचिए आप, एक बार इसको लॉन्ग कट करके पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। कुछ ज़्यादा दे दिया मैंने प्रवचन, माफ़ करिएगा। अच्छा क्या देखिए टेंसेज हो गए, टेंस क्या हो गया, आप काल समय हो गया। कितने होते हैं टोटल? 12 होते हैं। 4 पास्ट के होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 के होते हैं आपके फ्यूचर के होते हैं। अब जब टेंस पढ़ा है तो इन्हीं टेंस को कैसे लिखा जाए बदल करके, इसका मीनिंग चेंज नहीं हो, उसे बोलते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं। दूसरा क्या होगा आपका वॉइस, और वॉइस कितने होते हैं पता है आपको? एक्टिव और पैसिव होता है। अब देखिए एक्टिव पैसिव, हमारा स्टूडेंट एक्टिव पैसिव टॉपिक समझ लेता है, इनमें से प्रश्न आते हैं तब तो वो कर लेता है, लेकिन अलग से यदि कुछ करना पड़े तो वो समझ नहीं पाता है। अब जैसे जब स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस कब एक्टिव होता है कब पैसिव में होता है, और जब ये समझ में नहीं आया तो वो समझ नहीं सकता, और नहीं समझेगा तो जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो कैसे हल करेगा। तो पहले ही समझो कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव कैसे लिखा जाता है, पैसिव कैसे लिखा जाता है, और इन दोनों की आवश्यकता कब कब पड़ती है, कब एक्टिव चाहिए और कब पैसिव, ये समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो क्या हो गया देखिए वॉइस हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है आपका। तो देखिए टेंस पढ़ने में आपको करीबन 1 महीना लगता है, और जितना पढ़ने में टाइम लगता है टेंस को, उतना टाइम किस में लगेगा आपको? वॉइस पढ़ने में लगेगा आपका। ठीक बात है। अब देखिए वॉइस के बाद क्या होगा, देखिए जिसे क्या बोलते हैं, देखिए नॉन फाइनाइट्स, क्या बोलते हैं इसे? नॉन फाइनाइट्स। अभी देखिए वर्ब की फॉर्म होती है। अब देखिए नॉन फाइनाइट्स कितने होते हैं, और नॉन फाइनाइट को यदि आपने पढ़ लिया सीरियसली तो जो आपको लिखेंगे समझ में नहीं आती, अपने आप आने लग जाएगी। जैसे आपका न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है, आपका स्टोरी समझ में नहीं आती है, आपको नॉवल समझ में नहीं आता है, आपको कोई भी लिखे समझ में नहीं आती, उसके लिए क्या चाहिए आपको? नॉन फाइनाइट्स की सख्त जरूरत पड़ेगी आपको। और नॉन फाइनाइट टॉपिक यदि आपने समझ लिया तो जो लिखी अंग्रेजी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए नॉन फाइनाइट कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें होता है आपका इन्फिनेटिव,
और देखिए इन्फिनेटिव दो होते हैं, कौन कौन से? एक क्या होता है आपका, देखिए फुल इन्फिनेटिव होता है, और दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरा क्या होता है आपका बेर इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद होता है आपका क्या होता है, जेरंड होता है। अब देखिए जेरंड दिखता कैसा है, तो देखिए पहले करते हैं टू इन्फिनेटिव कैसे दिखता है। तो देखिए ये यहाँ तो होता है टू फर्स्ट वर्ब, यहाँ होता है ये फर्स्ट वर्ब होता है, क्या होता है आपका फर्स्ट वर्ब होता है। ठीक बात है। अब देखिए जेरंड क्या होता है, तो देखिए जेरंड क्या होता है आपका आईएनजी वर्ब होती है, फोर्थ वर्ब जिसे बोलते हैं। फिर क्या होता है, देखिए क्या दे आपके पार्टिसिपल्स होते हैं। अब देखिए पार्टिसिपल्स कौन कौन से होते हैं, क्या देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये कैसा दिखता है जरा देखिए, ये भी कैसी होती है आपकी आईएनजी वर्ब होती है। तो देखिए जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों दिखती कैसी हैं, अलग अलग, लेकिन दोनों के फंक्शन कैसे होंगे आपके, अलग अलग होंगे। ठीक बात है। तो देखिए जेरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम अलग अलग है, दिखती एक जैसी है। तो कैसा दिखते, ये भी आपका फोर्थ वर्ब है, ये भी कैसा आपका फोर्थ वर्ब आईएनजी फॉर्म है। तो एक जैसे दिखने के बावजूद भी दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग, और दोनों की पोजीशन भी अलग अलग होगी आपके। ठीक बात है। तो एक ही जैसे दिखने वाले शब्द जब अलग अलग जगह पे सेंटेंस में आते हैं तो उनके फंक्शन बदल जाते हैं, उनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो एक क्या होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या होगा देखिए क्या, देखिए पास्ट पार्टिसिपल होता है, और ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है आपको, देखिए थर्ड वर्ब होता है। और नॉर्मली बनता कैसे बताएं, तो देखिए ये बनता है या तो ईडी से बनता है, या ईएन से बनता है, या फिर टी से बनता है। और देखिए उसके बाद क्या होता है, देखिए क्या होता है, देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बन के आता है जरा देखिए, ये दिखता है आपको हैविंग थर्ड वर्ब दिखता है। तो ये हो गया आपके पार्टिसिपल्स हो गए। तो देखिए नॉन फाइनेंस में क्या होगा आपका, इन्फिनेटिव हो गया, जेरंड हो गया, और पार्टिसिपल्स हो गए। पार्टिसिपल्स में क्या होगा, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और क्या होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। तो ये हो गया आपका नॉन फाइनेंस। और भाषा को समझने के हिसाब से इनकी बहुत बड़ी क्या होती है आपकी भूमिका होती है। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, चौथा, अब देखिए नॉन फाइनेंस के बाद आपका आता है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसे, डायरेक्ट एंड स्पीच बोलते हैं। यहाँ इसका नाम क्या होता है, देखिए इसका देखिए नाम होता है आपका नरेशन, यहाँ इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच और क्या होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब देखिए प्रत्यक्ष कथन का मतलब क्या होता है, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली हुई बात को वापस उसी के शब्दों में कहना, वो क्या होता है आपका डायरेक्ट। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली हुई बात को अर्थ बदले बिना अपने शब्दों में कहना, वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा टॉपिक है आपका,
क्या होगा, देखिए आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेज होगा, इसका मतलब कालक्रम। इसका मतलब एक सेंटेंस में दिया आपको पहले से टेंस दिया हुआ है, तो दूसरे सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, ये क्या कहलाता है, आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है। अब देखिए सीक्वेंस का मतलब भी क्या होता है, तो सीक्वेंस का मतलब होता है ऑर्डर, इसका मतलब होता है क्रम होता है। क्या होता है, क्रम। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसके अंदर आपका, तो देखिए टेंसेज हो गया, वॉइस हो गया, नाउन फाइनाइट्स हो गया, आपका क्या होगा, डाटा एंड स्पीच हो गया, देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हो गया। फिर देखिए क्या होगा, देखिए क्या बोलते हैं, देखिए मॉडल्स। और मॉडल्स का मतलब क्या हुआ, तो ये होती भाववाचक क्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके बाद हमेशा क्या होता है, आपका फर्स्ट ऑफ यूज होती है, और जिनमें कोई ना कोई भाव पहले से होता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे भाववाचक क्रियाएं बोला जाता है। तो देखिए टेंसेज हो गए आपके, टेंस, वॉइस, नॉन फाइनाइट्स, फिर क्या बना, देखिए डायरेक्ट नाइट स्पीच हो गया, फिर क्या आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हो गया, फिर क्या बना, देखिए मॉडल्स, फिर होता है देखिए टैग क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसे, टैग क्वेश्चन। और टैग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वाक्यांत प्रश्न। तो देखिए प्रश्न तीन तरह से बनते हैं नॉर्मली। एक प्रश्न बनता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, जो सेंटेंस शुरू करता है, ठीक है। एक बनता है आपका WH वर्ड से, वो भी क्या करता है, आपका वाक्य शुरू करता है। और एक प्रश्न ऐसा बनता है जो वाक्य शुरू करने की बजाय वाक्य खत्म करता है। तो किसी भी सेंटेंस के एंड में प्रश्न लगाकर पूछना, उसे क्या बोलते हैं, आप टैग क्वेश्चन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए वाक्यांत प्रश्न। तो किसी भी वाक्य के अंत में प्रश्न को लगाकर पूछना क्या होता है, आपका वाक्यांत प्रश्न होता है। तो कितनी बातें हुई, जरा देखिए एक बार आप मोटे मोटे रूप में। तो क्या बना, देखिए टेंसेस बना, वॉइस बना, नॉन फाइनाइट्स हो गया, जेरेंट हो गया आपका, फिर क्या बना, देखिए डायरेक्ट स्पीच हो गया, फिर बना आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, फिर क्या होगा आपका मॉडल्स, फिर होगा टैग क्वेश्चन। और देखिए लास्ट में क्या होगा, ये एक टॉपिक बन के आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट वर्ब, क्या बनेगा, एग्रीमेंट। और देखिए ये जितने भी 8 टॉपिक आपने लिखे हैं, इन सब का संबंध कैसे होगा, आपका कहीं ना कहीं वर्ब से होगा। तो देखिए 8 बातें कहाँ होगी आपकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और 8 टॉपिक ये बन के है जो कहाँ से निकले, आपके सारे के सारे वर्ब से निकलेंगे। और कुछ टॉपिक है जो इन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके, 16। और टोटल टॉपिक होते हैं आपके 30, 31, 32 टॉपिक होते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें कौन कौन सी होगी, तो इन चीज़ों के लिए आपने पढ़ लिया इन 16 बातों को सीरियसली। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और 8 ये बातें, तो आपकी इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी नॉर्मली। बल नॉर्मल ये समझो कि आप इंग्लिश में कैसे हो जाएंगे, धारा प्रवाह हो जाएंगे, इंग्लिश आपको समझ में आने लग जाएगा। एक बार समझ में आने लग गई तो आपका सारा काम ठीक से होने लग जाएगा। क्लियर। अब बाकी बातें कौन कौन सी होगी, तो बाकी बातें इन्हीं में से निकल के आती। तो देखिए बाकी बातों की बात करते हैं यहाँ पे। अब इन 16 टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर आपके सामने क्या क्या बातें आएगी, तो देखिए पहला टॉपिक जो बनेगा आपका, अब इनका सीधा लिंक कहाँ से, एग्जाम से होगा। तो देखिए उसमें पहला टॉपिक क्या बन के आता आपका, क्या बोलते हैं इसे, कॉमन एरर्स बोलते हैं। इसका मतलब अनजाने में होने वाली गलतियां क्या होती है, आपकी कॉमन एरर्स होती हैं। यहाँ इनको बोलते हैं कई बार स्पॉटिंग एरर्स भी के नाम से जानते हैं। तो एक ही बात है, कॉमन एरर्स बोलते हैं या फिर एरर्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, स्पॉटिंग एरर बोलते हैं, एक ही बात है। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक क्या होगा आपका, तो देखिए दूसरा टॉपिक होगा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस किसी पार्ट में गलती होगी, आपको उस गलती को बताना है या करेक्ट नहीं करना है, सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है सिर्फ यही बताना है। तो देखिए सेंटेंस में आपके 4-5 पार्ट ये होते हैं, कौन से पार्ट में एरर है उसको फाइंड आउट करना, क्या कॉमन एरर, और उसी कॉमन एरर को पकड़ने के बाद वापस सुधार के लिखना, उसे बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये अगला स्टेप। तो देखिए सेंटेंस में कोई गलती है तो उसको आप सुधारेंगे कैसे, वो क्या होगा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए
क्या होगा, देखिए आपका फिल इन दी ब्लैंक का मतलब क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति। सेंटेंस आपको दे देंगे और नीचे देंगे आपको 4-5 ऑप्शन, उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा वही क्या होगा, आपका फिल इन दी ब्लैंक होगा। तो ये जो तीनों चीज़ें आपकी कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन दी ब्लैंक, ये तीनों एक ही तरीके की चीज़ें हैं, सिर्फ पूछने का ढंग अलग अलग होगा। इसमें सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। जो 16 मैंने आपको बातें बताई उनमें से कुछ भी आ सकता है आपका एग्जाम में। तो एरर बन सकती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है और फिल इन दी ब्लैंक हो सकती है। देखिए उसके बाद क्या बनेगा आपका टॉपिक, क्या बनेगा आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। हालांकि सारी बातें आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, ऐप में जो मैटर दे रखा है उसका सारा का सारा। तो देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, ये मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं। तो ऐसे वर्ड ग्रुप जिनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। फिर क्या होगा, देखिए फिर होती है आपकी, देखिए फ्रेजल वर्ब्स होती है। और फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है, क्रिया और प्रीपोजिशन दोनों मिलकर जब नया मीनिंग बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, सॉरी क्या बोलते हैं, उसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो देखिए वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू नया मीनिंग, वो क्या होता है आपका फ्रेजल वर्ब होता है। मुहावरदार क्रिया जिन्हें बोला जाता है। फिर क्या, देखिए वन वर्ड क्या होता है आपका, सब्सटीट्यूशन होता है। इसका मतलब पूरे वाक्य के लिए एक वर्ड, एकार्थी शब्द क्या बोलता है आपका, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। फिर देखिए क्या होता है, क्या होता है, देखिए एंटोनिम और क्या होते हैं आपके, सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम का मीनिंग होता है उल्टा मीनिंग और सिनोनिम का मीनिंग होता है पर्यायवाची होता है। ठीक बात है। उसके बाद देखिए करेक्ट और क्या होता है आपका, मिस स्पेल्ड के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग गलत है, ये सारी बातें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फिर क्या देखिए आपका क्लोज टेस्ट होता है, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको। तो देखिए एक तो होता है देखिए फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक में क्या होता है, एक या दो ही आपको फिलअप करना होती है, और जहाँ कई सारी फिल इन दी ब्लैंक करनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं आप, क्लोज टेस्ट। तो देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ है, उसमें यदि आपको फिल इन दी ब्लैंक करना पड़े तो उसे क्या बोलते हैं आप, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ठीक बात है। इसका मतलब फिल इन दी ब्लैंक का लंबा सिस्टम बन के आता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट बोला जाता है। और हर आंसर के लिए आपके पास क्या होंगे, 4-5 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से किसी एक वर्ड को चूज करना होता है, उसे क्या बोलते हैं आप, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। अच्छा फिर देखिए फिर क्या, देखिए आपका वर्ड अरेंजमेंट होता है। अब देखिए क्या होगा, एग्जाम में शब्दों को आपको बिखर के दे दिया और आपसे क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा वाक्य बनाइए। तो बिखरे शब्दों को वाक्य बनाना नियमानुसार, जैसा इंग्लिश कहती है उसके अनुसार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसे क्या बोलते हैं आप, वर्ड अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं PQRS बोला जाता है। ठीक बात है। और PQRS में दो तरह से प्रश्न बनते हैं आपके। तो एक और क्या होगा, देखिए तो देखिए वर्ड अरेंजमेंट और क्या होता है आपका, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। ठीक बात है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है आपका, इसको PQRS बोला जाता है। तो PQRS में दो बातें होती है आपकी, कौन कौन सी होती है, वर्ड अरेंजमेंट और क्या होता है आपका, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। तो द कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम, करेक्ट एंड मिस स्पेल्ड, क्लोज टेस्ट। वर्ड अरेंजमेंट में PQRS क्या होगा आपका, सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, इसे क्या बोलते हैं, PQRS बोला जाता है। अच्छा उसके बाद देखिए क्या होता है आपका,
क्या देखिए आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, आप इंग्लिश को कितना समझते हैं, उसको समझने के बाद क्या करेंगे आप, जो प्रश्न पूछेगी उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसे क्या बोलते हैं नॉर्मली, इसी क्या बोलते हैं आप, अनसीन पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अनसीन पैसेज। कितनी सारी बातें होगी आपकी। तो द कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, करेक्ट एंड मिसस्पेल्ड, क्लोज टेस्ट, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, और क्या होगा आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, तो देखो कुछ एग्जाम में क्या होती है, प्रेसी पूछी जाती है, आपको पता है प्रेसी पूछी जाती है। क्या पूछते हैं, प्रेसी राइटिंग। इसका मतलब एक बड़ा मैटर आपको देंगे, उसे छोटा करना होता है, इसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, संक्षिप्तीकरण बोलते हैं, दैट इज प्रेसी राइटिंग। और देखिए लास्ट क्या होगा आपका, देखिए तो देखिए लेटर राइटिंग हो सकता है, कई बार पैराग्राफ राइटिंग हो सकता है, छोटा बड़ा टाप। तो कुल मिलाकर कितने हो गए आपके, ये 14 टॉपिक ये हो गए। तो देखिए पहले क्या पढ़े थे आपने, 16 टॉपिक, और भी कितने हो गए आपके 16 और 14 कितने हो गए आपके, टोटल हो गए आपके 30 टॉपिक। इन सभी को आप सीरियसली पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक बात है, तो काम तो करना पड़ेगा। तो देखिए काफ़ी लेंथी सिलेबस है, इसको करने में आप शॉर्टकट फॉलो नहीं कर सकते, इसको बहुत ही सीरियसली आपको पढ़ना पड़ेगा।